क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास का हर इंसान दिन में कम से कम 3 बार झूठ बोलता है? चाहे आपका पार्टनर हो या बॉस, सामने खड़ा व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, ये पहचानना नामुमकिन लगता है। लेकिन आज सीआईए के जासूसों का वो सीक्रेट फॉर्मूला आपके हाथ लगने वाला है, जिसके बाद कोई आपको कभी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको झूठ पकड़ने की वो अनोखी महाशक्ति मिलने वाली है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन जब बात दूसरों के झूठ को पकड़ने की आती है तो हम सब अक्सर फेल हो जाते हैं। स्पाई द लाई किताब का पहला चैप्टर इसी बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाले सच से पर्दा उठाता है कि आखिर इंसानों के लिए किसी को झूठा कहना या उसका झूठ पकड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। लेखक, जो खुद सीआईए के अनुभवी अधिकारी रह चुके हैं, साफ शब्दों में कहते हैं कि हम सब एक ऐसे सामाजिक ताने बाने में पले बढ़े हैं जहां हमें दूसरों पर भरोसा करना सिखाया जाता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ट्रुथ बायस कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी नेचुरल प्रोग्रामिंग ऐसी है कि सामने वाला जो भी कह रहा है, हम पहली बार में उसे सच ही मान लेते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर इंसान की बात पर शक करने लगे तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। समाज को ठीक से चलाने के लिए भरोसा एक जरूरी गोंद की तरह काम करता है। यही वजह है कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से सच को स्वीकार करने के लिए सेट होता है। जब कोई हमसे झूठ बोलता है तो हमारा दिमाग उस झूठ को मानने से कतराता है, क्योंकि असलियत का सामना करना कभी कभी बहुत दर्दनाक हो सकता है। किताब में उन मुख्य कारणों को समझाया गया है जो हमें झूठ देखने से रोकते हैं। कंफर्ट जोन में रहने की आदत। कोई भी इंसान ये नहीं मानना चाहता कि उसका पार्टनर उसे धोखा दे रहा है या उसका सबसे वफादार कर्मचारी पैसे चुरा रहा है। हम सच से आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि झूठ पर यकीन करना उस वक्त ज्यादा आसान और आरामदायक होता है। सामाजिक परवरिश और तमीज। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के साथ विनम्र रहना चाहिए। किसी को सीधे तौर पर झूठा कहना सामाजिक रूप से बहुत असभ्य माना जाता है। इसलिए जब हमारी अंतरात्मा चिल्लाकर कह रही होती है कि कुछ गड़बड़ है, तब भी हम माहौल को खराब होने से बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। खुद को सही साबित करने की चाह। हम अक्सर खुद को ही समझा लेते हैं कि शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई है या वो ऐसा नहीं कर सकता। हम सामने वाले का झूठ पकड़ने के बजाय उसके अजीब व्यवहार के लिए खुद ही बहाने ढूंढने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि झूठ पकड़ने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा हमारी अपनी भावनाएं और इच्छाएं हैं। हम अक्सर वही देखना और सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। शातिर धोखेबाज इसी इंसानी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे ठीक वही बातें बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और आप खुशी खुशी उनके झांसे में आ जाते हैं। सीआईए के जासूसों को भी इसी चुनौती का सामना करना पड़ता था। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले यही सिखाया जाता था कि अपनी भावनाओं, अपनी पसंद नापसंद और पुराने अनुभवों को पूरी तरह से किनारे रखते। झूठ पकड़ने की कला सीखने से पहले आपको अपने अंदर के उस संकोच और डर को खत्म करना होगा जो आपको सच देखने से रोकता है। आपको ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि लोग झूठ बोलते हैं, कभी खुद को बचाने के लिए तो कभी अपने फायदे के लिए। जब तक आप अपनी इस मानसिक बाधा को पार नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी तकनीक या ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। झूठ पकड़ने की शुरुआत किसी बाहरी टूल से नहीं, बल्कि आपके खुद के दिमाग को इस बात के लिए तैयार करने से होती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और आपके सामने खड़ा व्यक्ति भी आपसे झूठ बोल सकता है। किताब का दूसरा चैप्टर हमें एक ऐसी भूल भुलैया में ले जाता है जिसे पार किए बिना हम कभी सच और झूठ का फर्क नहीं समझ सकते। इसका मुख्य फोकस उन तमाम अंधविश्वासों और गलत धारणाओं को तोड़ना है जो हम सबने झूठ पकड़ने के बारे में पाल रखी है। लेखक इसे एक ऑब्स्टेकल कोर्स यानी बाधाओं से भरा रास्ता कहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही झूठ के लक्षणों को लेकर कुछ घिसे पिटे फॉर्मूले बैठे हुए हैं। जैसे ही हम किसी का झूठ पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये गलत फॉर्मूले हमारे आड़े आ जाते हैं और हम सही नतीजा नहीं निकाल पाते। सबसे बड़ा और आम मिथक है आंखें चुराना। हम सब मानते हैं कि जो इंसान झूठ बोल रहा है वो आंखें नहीं मिला पाएगा,
लेकिन सीआईए के एक्सपर्ट्स इस धारणा को सिरे से खारिज करते हैं। वे बताते हैं कि असल में जो शातिर झूठे होते हैं वे जानबूझकर आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। ऐसा वे दो वजहों से करते हैं। पहला तो ये दिखाने के लिए कि वे पूरी तरह सच्चे हैं, और दूसरा ये भांपने के लिए कि आप उनकी कहानी पर यकीन कर रहे हैं या नहीं। इसके उलट कई बार एक बिल्कुल सच्चा इंसान भी शर्म, संकोच या केवल नर्वस होने की वजह से आंखें चुरा सकता है। इसलिए सिर्फ आंखें देखकर फैसला करना आपको बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जा सकता है। इसी तरह शरीर की हरकतों जैसे हाथ पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना या बार बार गला साफ करना, इन सबको भी लोग सीधे झूठ से जोड़ देते हैं। ये नर्वसनेस के लक्षण जरूर हो सकते हैं, लेकिन नर्वस होने का मतलब ये कतई नहीं है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। मान लीजिए किसी बेकसूर इंसान पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, तो वो डर और गुस्से की वजह से बुरी तरह नर्वस हो जाएगा और उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। अगर आप उसकी इस घबराहट को झूठ मान लेंगे तो आप एक बहुत बड़ा अन्याय कर बैठेंगे। सीआईए की भाषा में इसे एक बहुत बड़ी चूक माना जाता है, जहां हम डर को झूठ समझ बैठते हैं। हम अक्सर फिल्मों, टीवी शोज या इंटरनेट के ज्ञान से प्रभावित होकर खुद को बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी एक अकेला लक्षण, चाहे वो पसीना आना हो या पैर हिलाना, अपने आप में ये साबित नहीं करता कि कोई झूठ बोल रहा है। हर इंसान का व्यवहार अलग होता है। कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत शांत होते हैं, जबकि कुछ लोग सच बोलते हुए भी बहुत ज्यादा हाथ हिलाकर बात करते हैं। इसलिए जब तक आप सामने वाले के सामान्य व्यवहार यानी उसके बेसलाइन को नहीं जानते, तब तक आप उसके किसी बदलाव को पकड़ ही नहीं सकते। लेखक बताते हैं कि झूठ पकड़ने की राह में एक और बड़ी बाधा हमारा अपना अहंकार और अति आत्मविश्वास है। कई लोगों को लगता है कि उनके पास कोई छठी इंद्री है जिससे वे पलक झपकते ही झूठ भांप लेते हैं। ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमें बारीकियों पर ध्यान देने से रोकती है। जब हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है, तो हम केवल उन्हीं संकेतों पर ध्यान देते हैं जो हमारी सोच को सही साबित करते हैं, और बाकी के जरूरी सबूतों को छोड़ देते हैं। अगर सचमुच झूठ पकड़ना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग की स्लेट को पूरी तरह साफ करना होगा। हमें उन तमाम किताबी और फिल्मी बातों को भूलना होगा जो हमें लगती तो सही है, लेकिन असल जिंदगी में पूरी तरह फेल साबित होती है। जब तक हम इन गलत धारणाओं के मलबे को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक सीआईए की वो असली और वैज्ञानिक तकनीक हमारे दिमाग में जगह नहीं बना पाएगी जो आगे के चैप्टर्स में सिखाई गई है। झूठ पकड़ना कोई जादू या तुक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सधी हुई और लॉजिकल कला है, जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने पुराने चश्मे को उतारकर फेंकना होगा। अब जब हम पहले 2 चैप्टर्स में अपनी पुरानी गलत धारणाओं के मलबे को साफ कर चुके हैं, तो तीसरे चैप्टर में लेखक हमें सीधे उस असली जादुई फॉर्मूले से मिलाते हैं जिसे सीआईए के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर का मुख्य फोकस है द मेथोडोलॉजी, यानी वो पुख्ता और व्यावहारिक तरीका जिस पर यह पूरी किताब टिकी है। झूठ पकड़ना कोई अंधा तुक्का, छठा एहसास या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप इस तरीके को ठीक से समझ लेते हैं, तो आप किसी भी इंसान के दिमाग के भीतर चल रही कशमकश और घबराहट को आसानी से पढ़ पाएंगे। इस पूरे तरीके की रीढ़ की हड्डी 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है, टाइमिंग और क्लस्टर्स। लेखक समझाते हैं कि जब हम किसी से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जो उसे असहज कर सकता है, तो वो सवाल उसके दिमाग के लिए एक उत्तेजना या स्टिमुलस का काम करता है। अब उस सवाल के जवाब में सामने वाला जो भी हरकत करता है, चाहे वो कुछ बोले या अपने शरीर को हिलाए, वो उसकी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स होती है। सीआईए का सबसे बड़ा नियम यह है कि सामने वाले की कोई भी हरकत तभी मायने रखती है जब वो सवाल पूछे जाने के ठीक बाद एक बेहद सीमित समय के भीतर हो। लेखक इस समय को डिटेक्शन विंडो कहते हैं। ये विंडो आमतौर पर आपका सवाल खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होती है और अगले 4 से 5 सेकंड तक चलती है। जरा सोचिए, आपने किसी से पूछा कि क्या तुमने कल रात अलमारी से पैसे निकाले थे, और सवाल खत्म होते ही अगले 2-3 सेकंड के भीतर वो इंसान अपना गला साफ करता है, नजरें घुमाता है या
अचानक उसकी आवाज का टोन बदल जाता है। सीआईए के मुताबिक सिर्फ यही हरकतें मायने रखेंगी। अगर वही इंसान आपका सवाल सुनने के 2 मिनट बाद या पूरी बातचीत खत्म होने के बाद अपना गला साफ कर रहा है या पैर हिला रहा है, तो उसका आपके सवाल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे पूरी बातचीत के दौरान सामने वाले की हरकतों को नोट करते रहते हैं, जबकि सच ये है कि इस 5 सेकंड की टाइमिंग के बाहर की हर हरकत बेकार का शोर है, जिसे आपको नजरअंदाज करना चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी नियम है क्लस्टर्स, यानी लक्षणों का गुच्छा। लेखक साफ कहते हैं कि किसी भी इंसान को सिर्फ एक अकेली हरकत के दम पर झूठा साबित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए किसी ने आपका सवाल सुनते ही अपनी नाक छुई, तो हो सकता है उसे सच में वहां कोई खुजली या एलर्जी हो रही हो। लेकिन अगर वो नाक छूने के साथ साथ आपके सवाल को ही दोबारा दोहराता है, बात को घुमाने की कोशिश करता है और अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे खिसक जाता है, तो ये लक्षणों का एक पूरा गुच्छा बन जाता है। जब एक ही टाइमिंग विंडो के भीतर आपको 2 या 2 से अधिक ऐसे संदेहास्पद लक्षण, चाहे वो शब्दों में हो या बॉडी लैंग्वेज में, एक साथ मिल जाए, तब समझ जाइए कि वहां दाल में कुछ काला है। इस चैप्टर में एक और बहुत गहरी बात सिखाई गई है कि बातचीत के दौरान आपको इस बात पर अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला कितना सच्चा लग रहा है या उसकी बातें कितनी मीठी हैं। आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाना है कि क्या वहां धोखे या असहजता के कोई संकेत मिल रहे हैं। संक्षेप में कहें तो ये चैप्टर हमें एक जासूस की तरह सोचना सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें किसी का चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक सीधा सवाल फेंकना है और फिर अगले 5 सेकंड के लिए अपनी आंख और कान पूरी तरह खोलकर देखना है कि सामने वाले के शब्दों और उसके शरीर में क्या हलचल हो रही है। यही सीआईए का वो अचूक हथियार है जो कभी फेल नहीं होता। किताब का चौथा चैप्टर हमें मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे और अजीब लगने वाले नियम से रूबरू कराता है, जिसे लेखक द डिसेप्शन पैराडॉक्स यानी धोखे का विरोधाभास कहते हैं। ये पूरा चैप्टर इस अनोखे सिद्धांत पर टिका है कि अगर आप असल सच को खोजना चाहते हैं, तो आपको सामने वाले की सच जैसी दिखने वाली बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना सीखना होगा। पहली बार सुनने में ये बात थोड़ी अजीब और उल्टी लग सकती है कि सच जानने के लिए सच को ही क्यों छोड़े, लेकिन यही सीआईए की वो सबसे बड़ी चालाकी है जो एक आम इंसान को किसी बड़े धोखेबाज के चंगुल में फंसने से बचाती है। लेखक बताते हैं कि कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है तो वो 100% झूठ कभी नहीं बोलता। एक शातिर से शातिर झूठा भी अपनी कहानी में 80 से 90% बातें बिल्कुल सच्ची और तार्किक शामिल करता है और सिर्फ बचे हुए 10% हिस्से में अपना मुख्य झूठ छुपाता है। हम आम लोग अक्सर यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब हम किसी की कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसके उस 90% हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर लेता है जो पूरी तरह सच है और जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है। चूंकि वो हिस्सा सच होता है, इसलिए हमारा दिमाग खुद ब खुद मान लेता है कि पूरी की पूरी कहानी ही सच्ची होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी दफ्तर में कोई हेराफेरी हुई है और आप किसी संदिग्ध से पूछताछ कर रहे हैं, तो वो आपको विस्तार से बताएगा कि उसने उस दिन क्या क्या काम किया, किस किस से बात की और कितनी फाइलें पूरी की। उसकी ये सारी बातें बिल्कुल सच हो सकती हैं, लेकिन उसका ये सच बोलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसने गड़बड़ी नहीं की। वो जानबूझकर आपको सच की भूल भुलैया में उलझा रहा है ताकि आपका ध्यान उस एक मुख्य पल से हट जाए जब उसने गलती की थी। लेखक समझाते हैं कि धोखे के इस विरोधाभास को समझने के लिए आपको अपना ध्यान सच की तलाश से हटाकर सिर्फ और सिर्फ धोखे के संकेतों पर लगाना होगा। बातचीत के दौरान आपको इस बात का हिसाब नहीं लगाना है कि सामने वाले की कितनी बातें सही बैठ रही हैं या उसका बैकग्राउंड कितना साफ सुथरा है। इसे गुड गाय बायस भी कहा जाता है, जहां हम किसी इंसान के अच्छे स्वभाव, उसकी पुरानी वफादारी या समाज में उसकी इज्जत को देखकर ये मान लेते हैं कि वो हमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये सोच बहुत ज्यादा खतरनाक है। जासूसी की दुनिया में किसी के चरित्र या उसकी मीठी बातों को कोई रियायत नहीं मिलती। वहां सिर्फ एक ही तराजू काम करता है। क्या आपके सवाल पूछने के तुरंत बाद सामने वाले के व्यवहार में धोखे का कोई संकेत दिखा?
जब आप किसी से कोई मुश्किल या असहज करने वाला सवाल पूछते हैं, तो उस दौरान वो जो भी सफाई देता है, जो भी लंबी चौड़ी और सच्ची कहानियां सुनाता है, वे सब आपके लिए एक तरह का शोर है। आपको उस शोर को अपने दिमाग से पूरी तरह से साफ करना होगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस सिग्नल पर होना चाहिए जो उसके शब्दों या शरीर की असहजता के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर आप उसकी सच्ची बातों की कड़ियों को जोड़ने में बह गए, तो आप उसी जाल में फंस जाएंगे जो उसने बड़ी चालाकी से आपके लिए बुना है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एक बेहतरीन जासूस कभी भी सामने वाले की कहानी को सच साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो केवल उन छोटी छोटी दरारों को ढूंढता है जहां झूठ छुपा हो सकता है। जब आप सच जैसी दिखने वाली हर चीज को किनारे कर देते हैं, तो अंत में जो कुछ भी बचता है वही असली सच होता है। यही वो मानसिकता है जो आपको किसी भी धोखेबाज के बिछाए हुए सच के जाल से बाहर निकाल सकती है। किताब का 5वां चैप्टर हमें शब्दों की उस दुनिया में ले जाता है जहां झूठ सिर्फ दिखाई नहीं देता, बल्कि साफ साफ सुनाई देता है। इस चैप्टर का मुख्य फोकस है कि धोखा कैसा सुनाई देता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा तनाव में होता है। उस तनाव को छुपाने और खुद को सच्चा साबित करने के लिए वो अनजाने में कुछ खास तरह के शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल करने लगता है। CIA के एक्सपर्ट्स इन्हें वर्बल इंडिकेटर्स या मौखिक संकेत कहते हैं। इंसान भले ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए काबू में कर ले, लेकिन शब्दों के चुनाव में वह अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठता है जो उसके झूठ का भंडाफोड़ कर देती है। सबसे पहला और आम संकेत है सवाल का सीधा जवाब न देना। जब आप किसी से कोई सीधा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सिर्फ हाँ या तनाज में होना चाहिए, लेकिन सामने वाला लंबी चौड़ी कहानी सुनाने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। मिसाल के तौर पर अगर पूछा जाए कि क्या तुमने दफ्तर की फाइलें डिलीट की, और जवाब मिले मैं तो कल दिन भर अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त था, मुझे तो बाकी चीजों का होश ही नहीं था। इस जवाब में उसने सब कुछ कह दिया, लेकिन उस सीधे सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दिया। दूसरा बहुत ही मजेदार संकेत है सवाल को ही दोबारा दोहराना। जब कोई झूठ बोलने वाला इंसान अचानक किसी मुश्किल सवाल का सामना करता है, तो उसके दिमाग को झूठ गढ़ने के लिए कुछ सेकंड का वक्त चाहिए होता है। वो वक्त चुराने के लिए वो आपके सवाल को ही वापस आपसे पूछता है, जैसे क्या मैंने फाइलें डिलीट की, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। ये साफ इशारा है कि उसका दिमाग इस वक्त सच बोलने के बजाय एक सुरक्षित कहानी बनाने में जुटा हुआ है। इसके अलावा झूठे लोग अक्सर अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए भगवान, धर्म या अपनी ईमानदारी की कस्में खाने लगते हैं। वे अपनी बात की शुरुआत सच कहूं तो, भगवान की कसम, ईमानदारी से बोलूं तो, या मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूं जैसे भारी भरकम शब्दों से करते हैं। लेखक समझाते हैं कि एक सच्चा इंसान अपनी बात को सीधे और सादगी से रखता है। उसे अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने के लिए भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई अपनी वफादारी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगे, तो वहां सावधान हो जाना चाहिए। एक और बड़ी चालाकी जो झूठे लोग चलते हैं, उसे शब्दों को सीमित करना कहा जाता है। वे अपने जवाबों में, जहां तक मुझे याद है, मूल रूप से ज्यादातर तो या शायद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं ताकि अगर भविष्य में उनका झूठ पकड़ा भी जाए, तो वे ये कहकर बच सके कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जहां तक मुझे याद है। ये उनके दिमाग का एक बैकअप प्लान होता है जो उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेने से बचाता है। जब झूठे लोग इन सब तरीकों से भी खुद को नहीं बचा पाते, तो वे आक्रामक रूप अपना लेते हैं। वे सवाल पूछने वाले पर ही उंगली उठाने लगते हैं ताकि सामने वाला डर जाए या शर्मिंदा होकर अपना सवाल वापस ले ले। वे कह सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा सवाल पूछने की? क्या तुम्हें मेरी वफादारी पर शक है? इस तरह के जज्बाती ड्रामे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाना और आपको दोषी महसूस कराना होता है। ये चैप्टर हमें ये अनमोल सीख देता है कि किसी का झूठ पकड़ने के लिए आपको उसकी आंखों में झांकने से ज्यादा उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। आपको ये देखना होगा कि क्या उसका जवाब आपके सवाल के साथ बिल्कुल फिट बैठता है या वो बात को घुमा रहा है। जब आप लोगों के शब्दों के पीछे छुपी इस घबराहट और चालाकी को सुनना सीख जाते हैं,
तो सामने वाला चाहे कितना भी मीठा या आत्मविश्वास से क्यों न बोल रहा हो, उसका झूठ आपके कानों में अलग से बजने लगता है। किताब का छठा चैप्टर हमें झूठ के सबसे खतरनाक और ताकतवर रूप से रूबरू कराता है। लेखक इसे द मोस्ट पावरफुल लाइज कहते हैं, लेकिन असल में ये कोई सीधे साधे झूठ नहीं होते, बल्कि ये ऐसे बयान होते हैं जिन्हें मनोविज्ञान की दुनिया में कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स या समझाने बुझाने वाले बयान कहा जाता है। ये झूठ इतने शक्तिशाली इसलिए होते हैं क्योंकि ये तकनीकी रूप से पूरी तरह सच हो सकते हैं, लेकिन इनका मुख्य मकसद असली सच को छुपाना और सामने वाले का ध्यान भटकाना होता है। जब एक आम इंसान इन बयानों को सुनता है तो वो पूरी तरह झांसे में आ जाता है, क्योंकि सामने वाला जो कह रहा होता है उसमें बहुत लॉजिक नजर आता है। CIA के अधिकारी बताते हैं कि एक बेकसूर और एक झूठे इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि बेकसूर इंसान आपको जानकारी देता है, जबकि झूठा इंसान आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है। जब आप किसी संदिग्ध से कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जो उसे फंसा सकता है, तो वो सीधे हाँ या ना कहने के बजाय अपने चरित्र या अपने पुराने रिकॉर्ड की ढाल बना लेता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी से पूछा जाए क्या तुमने तिजोरी से पैसे चुराए हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं, मैंने नहीं चुराए। इसके बजाय वो कहेगा, मैं इस कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड हमेशा साफ रहा है, मैं कुछ पैसों के लिए अपना करियर क्यों बर्बाद करूंगा। अब ध्यान से देखिए, उसकी ये बात कि वो 10 साल से काम कर रहा है और उसका रिकॉर्ड साफ है, बिल्कुल सच हो सकती है, लेकिन इस सच्चे बयान का इस्तेमाल वो उस मुख्य सवाल का जवाब देने से बचने के लिए कर रहा है। वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हाँ, ये तो सही कह रहा है, भला ऐसा इंसान चोरी क्यों करेगा। यही इस झूठ की सबसे बड़ी ताकत है। इस चैप्टर में लेखक कुछ बेहद खास तरीकों के बारे में बताते हैं जो लोग खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपनाते हैं। अपने अच्छे चरित्र का हवाला देना। लोग अक्सर कहते हैं, मैं एक बहुत ही धार्मिक इंसान हूं, या मैं अपने बच्चों की बहुत परवाह करता हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वे अपनी एक ऐसी छवि आपके सामने रखते हैं जिससे आपको लगे कि ये इंसान तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अपनी वफादारी या मेहनत को भुनाना। दफ्तरों या रिश्तों में लोग अक्सर अपनी पुरानी कुर्बानियों और मेहनत को याद दिलाने लगते हैं, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दिया और आप मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। यहां वे सच को छुपाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तीसरे पक्ष की गवाही देना। कई बार झूठे लोग खुद की तारीफ करने के बजाय दूसरों का सहारा लेते हैं, जैसे आप जाकर मेरे पुराने बॉस से पूछ लीजिए, वे आपको बताएंगे कि मैं कितना ईमानदार हूं। ये चाल इसलिए चली जाती है ताकि आप जांच पड़ताल बंद कर दें और उनकी बात मान लें। जब कोई इंसान आपके सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय अपनी ईमानदारी बेचने लगे, तो आपके कान तुरंत खड़े हो जाने चाहिए। एक सच्चा इंसान कभी भी आपको यह समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा कि वो कितना अच्छा या शरीफ है। वो सिर्फ पूछे गए सवाल का सीधा और सपाट जवाब देगा। इसके उलट, जब कोई इंसान अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा दलीलें देने लगे, तो समझ जाइए कि वो जानकारी देने के बजाय आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। CIA के एक्सपर्ट्स के लिए ये कन्विंसिंग स्टेटमेंट्स लाल बत्ती की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध इस तरह की बातें शुरू करता है, जांच अधिकारी समझ जाते हैं कि वे बिल्कुल सही रास्ते पर है और सच के बेहद करीब है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें बातचीत के दौरान सामने वाले के लॉजिक या उसकी अच्छी छवि के जाल में नहीं फंसना है। हमें बस खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या इस इंसान ने मेरे सवाल का सीधा जवाब दिया, या ये मुझे अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट दिखा रहा है। जब आप इस बारीक फर्क को समझ जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी शातिर धोखेबाज अपनी मीठी और सच्ची लगने वाली बातों से आपको गुमराह नहीं कर सकता। किताब का 7वां चैप्टर हमें इंसान के एक बहुत ही तीखे और आक्रामक रूप से रूबरू कराता है, जिसे लेखक द रैथ ऑफ द लायर यानी झूठे इंसान का गुस्सा कहते हैं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है और उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, तो वो खुद को बचाने के लिए गुस्से को एक बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब लोग सीधे जवाबों से नहीं बच पाते, तो वे अचानक आक्रामक क्यों हो जाते हैं। इस गुस्से का मकसद कोई असली नाराजगी नहीं होती,
बल्कि ये एक सोची समझी चाल होती है ताकि सवाल पूछने वाला इंसान डर जाए, असहज हो जाए या खुद को दोषी मानकर पीछे हट जाए। सीआईए की ट्रेनिंग में ये साफ सिखाया जाता है कि जब भी कोई संदिग्ध अचानक बिना किसी ठोस वजह के भड़क उठे तो समझ जाइए कि आप सच के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर के अनुसार झूठे लोगों की आक्रामकता मुख्य रूप से 2 रूपों में बाहर आती है। पहला रूप होता है सवाल पूछने वाले पर सीधा हमला करना। जैसे ही आप किसी से कोई मुश्किल सवाल करेंगे, वो आपके चरित्र, आपकी नीयत या आपकी काबिलियत पर ही उंगली उठाने लगेगा। वो कह सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा पूछने की? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? या तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई निजी दुश्मनी है? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आपके सवाल का जवाब देने के बजाय आपको ही कटघरे में खड़ा कर देता है। आमतौर पर लोग इस तरह के गुस्से से घबरा जाते हैं और माहौल को शांत करने के लिए अपना सवाल बदल देते हैं, और झूठा इंसान अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। आक्रामकता का दूसरा रूप होता है सिस्टम या संस्था पर हमला करना। जब किसी इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो उस पूरी प्रक्रिया या उस जगह को ही बुराबला कहने लगता है जहां उससे पूछताछ हो रही है। दफ्तर के माहौल में वो कह सकता है, ये कंपनी ही बेकार है, यहाँ किसी की मेहनत की कदर नहीं है, हमेशा वफादार लोगों पर ही शक किया जाता है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके वो खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि लोग उसके झूठ पर ध्यान देने के बजाय इस बात पर चर्चा करने लगे कि सिस्टम कितना खराब है। हमें झूठे गुस्से और एक सच्चे इंसान की स्वाभाविक नाराजगी के बीच का फर्क समझना होगा। एक सच्चा इंसान भी गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसका गुस्सा एक अलग तरीके से काम करता है। जब किसी बेकसूर इंसान पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसका गुस्सा उसके पूरे शरीर और उसकी बातों में तुरंत और स्वाभाविक रूप से दिखता है, और वो लगातार अपनी बेगुनाही की बात करता है। लेकिन एक झूठे इंसान का गुस्सा केवल आपके सवाल को दबाने के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। उसका गुस्सा आपके सवाल पूछने के ठीक बाद उस 5 सेकंड की टाइमिंग विंडो के भीतर एक झटके में बाहर आता है, और जैसे ही आप अपना सवाल वापस लेते हैं, उसका गुस्सा भी अचानक शांत हो जाता है। जब भी आप किसी का झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला अचानक आग बोला हो जाए, तो आपको डरना या पीछे हटना नहीं है। उसका ये गुस्सा दरअसल इस बात का सबूत है कि आपका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। सीआईए के अधिकारी ऐसे मौकों पर बिल्कुल शांत रहते हैं और सामने वाले के गुस्से के शांत होने का इंतजार करते हैं, और फिर दोबारा वही सीधा सवाल पूछते हैं। जब आप सामने वाले के इस जज्बाती ड्रामे को पहचान लेते हैं तो उसका गुस्सा आपको डराने के बजाय ये साफ साफ बता देता है कि सच कहाँ छुपा हुआ है। 5वें चैप्टर में हमने सुना कि झूठ कैसा सुनाई देता है, और अब 8वें चैप्टर में लेखक हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां हमें यह देखना है कि झूठ कैसा दिखाई देता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर भी भारी तनाव की गिरफ्त में आ जाता है। हमारे शरीर का अपना एक रक्षा तंत्र होता है, और जब हम कोई कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अनजाने में कुछ ऐसी शारीरिक हरकतें करने लगता है जिन्हें पूरी तरह से काबू करना नामुमकिन होता है। सीआईए के एक्सपर्ट्स इन्हें विजुअल इंडिकेटर्स यानी गैर मौखिक संकेत कहते हैं। इस चैप्टर में लेखक कुछ बहुत ही दिलचस्प और आम शारीरिक हरकतों के बारे में बताते हैं जो झूठ बोलते वक्त इंसान अनजाने में करता है। इनमें से एक सबसे मुख्य हरकत है ग्रूमिंग जेस्चर्स यानी खुद को संवारना। जब कोई इंसान किसी असहज सवाल का सामना करता है तो वो अचानक अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करने लगता है, बटन टटोलने लगता है, अपनी घड़ी या चश्मे को एडजस्ट करने लगता है या अपने बालों को संवारने लगता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि मानसिक तनाव की वजह से उसके शरीर में जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, उसे शांत करने के लिए उसका शरीर कोई न कोई काम ढूंढ लेता है। इसी तरह एक और हरकत होती है जिसे माहौल को साफ करना कहते हैं। बातचीत के दौरान अगर सामने वाला अचानक अपने और आपके बीच रखी चीजों को हटाने या खिसकाने लगे, जैसे पानी का गिलास दूर रखना या अपने फोन को टेबल पर दूसरी तरफ खिसकाना, तो ये इस बात का इशारा है
कि वो मानसिक रूप से आपके और अपने बीच एक सुरक्षित दूरी बनाना चाहता है। झूठ बोलने वालों में एक और बहुत ही स्वाभाविक इंसानी आदत देखी जाती है, जिसे छिपाने का व्यवहार कहा जाता है। जब हम कुछ ऐसा बोल रहे होते हैं जो सच नहीं है, तो हमारा हाथ अनजाने में हमारे मुंह को छूने या ढकने की कोशिश करता है। कई लोग सवाल सुनते ही अपनी नाक सहलाने लगते हैं, अपने होठों को अंदर की तरफ दबा लेते हैं या अपनी आंखें मूंद लेते हैं। आंखें बंद करना या सामान्य से ज्यादा बार पलकें झपकाना दरअसल दिमाग का एक तरीका होता है, जिससे वो उस असहज करने वाले पल से खुद को कुछ सेकंड के लिए दूर कर सके। इसके अलावा हमारे शरीर की कुछ ऐसी स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे अचानक बहुत ज्यादा थूक निगलना, गला सूखने की वजह से बार बार अपने सूखे होठों पर जीभ फिराना। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे उसके कंधों की हलचल में एक अजीब सा खिंचाव आ जाता है। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं, जिसे समझना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं कि आपको कभी भी किसी इंसान को सिर्फ इसलिए झूठा नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि उसने अपनी नाक छुई या अपनी शर्ट ठीक की। हो सकता है उसे सचमुच वहां कोई खुजली हो रही हो। असली जासूसी का नियम यहाँ भी वही रहता है, टाइमिंग और क्लस्टर्स। ये सारी शारीरिक हरकतें तभी मायने रखती है जब ये आपके सवाल पूछने के तुरंत बाद, यानी उसी 4 से 5 सेकंड की डिटेक्शन विंडोज के भीतर दिखाई दे। अगर आप कोई मुश्किल सवाल पूछते हैं और सामने वाला तुरंत अपनी घड़ी ठीक करता है, पैर की पोजीशन बदलता है और साथ ही सवाल का सीधा जवाब देने से बचता है, तो ये शारीरिक और मौखिक लक्षणों का एक पूरा गुच्छा बन जाता है। किसी का झूठ पकड़ने के लिए आपको कोई जादूगर होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखनी है और सामने वाले के शरीर में होने वाले उन छोटे छोटे बदलावों को गौर से देखना है जो आपके सवाल के झटके से पैदा होते हैं। जब आप शब्दों के साथ साथ शरीर की इस छुपी हुई भाषा को देखना सीख जाते हैं, तो सामने वाले का झूठ आपकी नजरों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। किताब का 9वां चैप्टर हमें एक बेहद अनोखे और चौंकाने वाले सच से रूबरू कराता है, जिसे लेखक कहते हैं झूठ में छिपा सच। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब कोई इंसान झूठ बोल रहा होता है तो उसका दिमाग केवल एक मनगढ़ंत कहानी बनाने में ही व्यस्त नहीं होता, बल्कि वो अनजाने में कुछ ऐसे अनपेक्षित संदेश भी छोड़ जाता है जो असल सच का पूरा पता दे देते हैं। सीआईए के अधिकारी बताते हैं कि झूठ बोलना हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही थका देने वाला काम है। दिमाग को सच को दबाना पड़ता है और एक नया झूठ रचना पड़ता है। इस भारी मानसिक दबाव के कारण कई बार सच चुपके से शब्दों के रास्ते बाहर निकल आता है और झूठे इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगती। इसे मनोविज्ञान में इंफॉर्मेशन लीकेज यानी जानकारी का रिसाव कहा जाता है। आपको सिर्फ ये नहीं सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, बल्कि आपको इस बात पर पैनी नजर रखनी है कि वो अनजाने में आपको क्या बता रहा है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान किसी जुर्म या गलती में शामिल होता है तो उसके पास कुछ ऐसी जानकारियां होती है जो सिर्फ उसे ही पता हो सकती है। इसे सीआईए की भाषा में गिल्टी नॉलेज या गुनहगार का ज्ञान कहा जाता है। मान लीजिए किसी दफ्तर से एक कीमती काला लैपटॉप चोरी हो गया है। अधिकारी ने संदिग्ध से सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम्हें पता है कि दफ्तर से कल क्या गायब हुआ है? और सामने वाला तुरंत कहता है, मुझे नहीं पता कि वो काला लैपटॉप किसने चुराया। अब ध्यान से देखिए, अधिकारी ने तो कभी लैपटॉप का रंग या लैपटॉप का नाम लिया ही नहीं था। सामने वाले ने खुद ही वो जानकारी दे दी जो केवल चोर को पता हो सकती थी। उसने अपनी तरफ से झूठ तो बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन उस झूठ के भीतर ही उसने सच उगल दिया। इसके अलावा लोग अक्सर बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं जिन्हें जुबान का फिसलना या स्लिप ऑफ द टंग कहा जाता है, लेकिन वे असल में उनके दिमाग का सच होते हैं। जैसे अगर किसी पर शक हो कि उसने कोई धोखाधड़ी की है और वो सफाई देते हुए कहे, मैं ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। अब ध्यान दीजिए, उसने अपनी बात में दोबारा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि वो ये काम पहले एक बार कर चुका है। वो कहना तो ये चाहता था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अवचेतन मन ने अनजाने में सच को बाहर भेज दिया।
किताब में इस तरह के अनपेक्षित संदेशों को पकड़ने के लिए कुछ खास और बहुत ही बारीक बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा गया है। जरूरत से ज्यादा जानकारी देना। कई बार जब लोग झूठ बोलते हैं तो वे किसी सीधे सवाल के जवाब में इतनी ज्यादा और फालतू की डिटेल्स देने लगते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी कहानी बहुत सच्ची लगे, लेकिन असल में वे उस अनचाही जानकारी के मलबे में असली सच को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। समय का तालमेल बिगड़ना। झूठ बोलने वाले अक्सर अतीत और वर्तमान काल में उलझ जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी लापता व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है और वो अचानक उसके लिए था या थी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जबकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं, तो ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उसका दिमाग पहले से ही ये मान चुका है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। नकारात्मक भावों का बाहर आना। बातचीत के दौरान लोग अनजाने में अपने असली गुस्से, जलन या नफरत को बयानों में शामिल कर लेते हैं। वे कह सकते हैं, मैं उस लालची इंसान के पैसे कभी नहीं छूता। भले ही वे चोरी से इनकार कर रहे हों, लेकिन वे ये सच उगल रहे हैं कि वे उस इंसान से नफरत करते हैं और उसे लालची समझते हैं। लेखक समझाते हैं कि एक बेहतरीन जासूस वही है जो सामने वाले के शब्दों के जाल में फंसने के बजाय उन छोटी छोटी दरारों को पकड़ता है जहां से सच लीक हो रहा होता है। इंसान का अवचेतन मन झूठ बोलने में बहुत असहज महसूस करता है, इसलिए वो शब्दों के हेरफेर के जरिए सच को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब आप इस कला को सीख जाते हैं तो आप सामने वाले के झूठ से परेशान नहीं होते, बल्कि आप उसके उसी झूठ का इस्तेमाल असली सच तक पहुंचने की सीढ़ी के रूप में करने लगते हैं। अक्सर सबसे बड़ा सच किसी के सीधे कबूलनामे में नहीं, बल्कि उसके झूठ के पीछे छिपे अनपेक्षित इशारों में छिपा होता है। बस जरूरत है तो बहुत ही ध्यान से और बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वाले की हर एक बात को गहराई से सुनने की। किताब का 10वां चैप्टर हमें उस जादुई चाबी से मिलाता है जिसके बिना अब तक सीखे गए सारे नियम और तकनीकें अधूरी रह जाती है। इस चैप्टर का नाम है यू डोंट आस्क, यू डोंट गेट, यानी अगर आप सही तरीके से पूछेंगे नहीं तो आपको कभी सच मिलेगा भी नहीं। अब तक हमने सीखा कि झूठ कैसा दिखता है, कैसा सुनाई देता है, उसके शारीरिक लक्षण क्या है और उसका टाइमिंग फॉर्मूला क्या है, लेकिन सामने वाले के दिमाग से उन सारे संकेतों को बाहर निकालने के लिए हमें एक सही चिंगारी की जरूरत होती है, और वह चिंगारी है हमारा सवाल। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए धोखा खा जाते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही सवाल पूछने से डरते हैं, या फिर उनके सवाल पूछने का तरीका इतना गलत होता है कि झूठ पकड़ने का पूरा मौका हाथ से निकल जाता है। हमारे समाज में दूसरों से सीधे और तीखे सवाल पूछना बदतमीजी या असभ्य माना जाता है, और यही सामाजिक झिझक हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनती है। CIA के एक्सपर्ट्स इस चैप्टर में सवाल पूछने की एक पूरी कला सिखाते हैं। उनका पहला और सबसे बुनियादी नियम है कि आपका सवाल बिल्कुल सीधा, साफ और एक बार में सिर्फ एक ही होना चाहिए। हम आम लोग अक्सर घबराहट में या माहौल को संभालने के चक्कर में बहुत उलझे हुए और मिक्स सवाल पूछ बैठते हैं, जैसे क्या तुम कल रात उस पार्टी में गए थे, और अगर गए थे तो क्या तुमने राहुल को वहां देखा था, या तुम जल्दी घर आ गए थे। ये एक बहुत ही खराब सवाल है। इसमें आपने सामने वाले को 3-4 विकल्प एक साथ दे दिए। एक शातिर झूठा इनमें से उस हिस्से को चुन लेगा जिसका जवाब देना उसके लिए सबसे आसान है, और बाकी के मुख्य हिस्से को चालाकी से गोल कर जाएगा। CIA का तरीका कहता है कि आपको सिर्फ एक सीधा और छोटा सवाल पूछना है, क्या तुम कल रात पार्टी में गए थे, और फिर चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करना है। दूसरा बड़ा नियम है नकारात्मक और मददगार सवालों से बचना। कई बार हम सामने वाले को खुद ही झूठ बोलने का बहाना प्लेट में सजाकर दे देते हैं, जैसे तुमने तिजोरी से पैसे नहीं निकाले ना, या तुमने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा। इस तरह के सवालों में आप खुद ही सामने वाले को वो उत्तर बता रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। सामने वाला तुरंत कहेगा, हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसे सवालों से आपको कभी उसका असली रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसके दिमाग पर कोई दबाव ही नहीं डाला। सवाल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए,
ताकि वो सामने वाले के दिमाग के लिए एक असली स्टिमुलस यानी उत्तेजना का काम करे और उसे सोचने पर मजबूर करे। इसके अलावा इस चैप्टर में एक बेहद शक्तिशाली तकनीक के बारे में बताया गया है जिसे प्रिजम्पटिव क्वेश्चन यानी धारणात्मक प्रश्न कहा जाता है। ये तकनीक तब काम आती है जब आपको लगभग पूरा यकीन हो कि सामने वाले ने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन आप उससे सच उगलवाना चाहते हैं। इसमें आप ये नहीं पूछते कि क्या तुमने ये काम किया, बल्कि आप ये मानकर सवाल पूछते हैं कि काम तो उसी ने किया है, बस आप उसकी वजह जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, तुमने अलमारी से पैसे क्यों निकाले थे, या इस फाइल को डिलीट करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था। जब आप इस तरह से पूछते हैं तो सामने वाले का दिमाग अचानक रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है और वो ये बहस करने के बजाय कि मैंने ऐसा नहीं किया, अक्सर ये समझाने में लग जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इससे उसका झूठ और सच दोनों एक झटके में बाहर आ जाते हैं। एक अच्छा जांचकर्ता कभी भी सामने वाले से बहस नहीं करता और न ही उस पर चिल्लाता है। वो बस एक शांत शिकारी की तरह अपने सही सवालों का जाल बुनता है। जब आप बिल्कुल शांत रहकर एक सीधा और बिना किसी भावना वाला सवाल पूछते हैं तो सामने वाले का दिमाग उस सवाल के बोझ को संभाल नहीं पाता। यही वो सटीक पल होता है जब उसकी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों में वे क्लस्टर्स यानी लक्षणों के गुच्छे दिखाई देते हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखे हैं। सच जानना एक जिम्मेदारी का काम है और अगर आप में सही और सीधा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है तो आप कभी सामने वाले का झूठ नहीं पकड़ सकते। आपको अपनी सामाजिक झिझक को छोड़ना होगा और बिना डरे, बिना गुस्सा हुए सीधे मुद्दे की बात पूछनी होगी। पिछले अध्यायों में हमने झूठ पकड़ने के सारे संकेत, टाइमिंग और सवाल पूछने के तरीके सीख लिए हैं, लेकिन 11वें चैप्टर में लेखक हमें उस सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाते हैं जहां बहुत से लोग मात खा जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य फोकस है मैनेजिंग डिसेप्शन टू गेन द एडवांटेज, यानी जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो उस धोखे को इस तरह से मैनेज करना कि फायदा आपका हो और आप असली सच या कबूलनामे तक पहुंच सके। लेखक बताते हैं कि एक आम इंसान जैसे ही किसी का झूठ पकड़ता है, वो उत्साह या गुस्से में आकर तुरंत चिल्ला उठता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या मुझे तुम्हारी चोरी का पता चल गया है। CIA के मुताबिक यह आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसा करके आप अपनी बढ़त खो देते हैं और सामने वाले को सावधान कर देते हैं। जब आप किसी को सीधे झूठा कह देते हैं तो वो इंसान रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है और अपनी बात पर अड़ जाता है। इसके बाद उससे सच उगलवाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर का पहला नियम यह है कि जब आप धोखे के संकेत देखें तो अपने चेहरे पर कोई भाव ना आने दें। आपको ऐसा दिखाना है जैसे आप उसकी कहानी पर पूरी तरह यकीन कर रहे हैं। ऐसा करने से झूठे इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह सोचता है कि उसने आपको बेवकूफ बना दिया है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वह अपनी कहानी को और आगे बढ़ाता है और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लीक करने लगता है। आपको बस चुपचाप उन कड़ियों को नोट करना है ताकि आप उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद लेखक सच उगलवाने की एक बेहद शक्तिशाली तकनीक सिखाते हैं जिसे मिनिमाइजेशन यानी गलती को छोटा दिखाना कहा जाता है। जब कोई इंसान कोई अपराध या बड़ी गलती करता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा डर होता है कि समाज या कानून उसे बहुत बुरा समझेगा। इस डर की वजह से वो कभी सच नहीं बोलता। CIA के अधिकारी इस डर को कम करने के लिए सामने वाले की गलती को बहुत स्वाभाविक या छोटा बनाकर पेश करते हैं। वे ऐसी दलीलें देते हैं जिससे सामने वाले को लगे कि उसकी जगह कोई और होता तो शायद वह भी यही करता। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने पैसे चुराए हैं तो उससे ये नहीं कहा जाता कि तुम एक चोर हो, बल्कि उससे कहा जाता है कि मुझे पता है कि आजकल आर्थिक तंगी कितनी बढ़ गई है। परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इंसान कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। जब सामने वाले को लगता है कि सवाल पूछने वाला इंसान उसे जज नहीं कर रहा है बल्कि उसकी मजबूरी को समझ रहा है, तो उसका मानसिक रक्षा कवच टूट जाता है। उसे अपनी गलती मानने का एक सुरक्षित रास्ता मिल जाता है। उसे लगता है कि सच बोलकर वो अपनी नजर में और सामने वाले की नजर में पूरी तरह से विलन नहीं बनेगा। यही वो सटीक पल होता है
जब वो अपनी पूरी कहानी खुद ब खुद आपके सामने रख देता है। इसके अलावा इस चैप्टर में ये भी सिखाया गया है कि बातचीत का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में कैसे रखना है। अगर सामने वाला अपनी झूठी कहानी में बहुत ज्यादा उलझने लगे या बात को भटकाने की कोशिश करे, तो आपको बहस नहीं करनी है, बल्कि बहुत ही प्यार से उसे वापस मुख्य मुद्दे पर लेकर आना है। संक्षेप में कहें तो ये चैप्टर हमें एक बहुत ही परिपक्व और ठंडे दिमाग का जासूस बनना सिखाता है। ये बताता है कि झूठ पकड़ना सिर्फ एक खेल का आधा हिस्सा है। असली जीत तब होती है जब आप उस झूठ को एक सीढ़ी बनाकर सामने वाले के मुंह से खुद असली सच उगलवा लेते हैं। इसके लिए आपको अपने अहंकार, अपने गुस्से और तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को काबू में रखना होगा। जब आप धोखे को इस समझदारी से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो सामने वाला अपनी ही बुनी हुई चालाकी के जाल में इस तरह फंस जाता है कि उसके पास सच स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। यही CIA का वो अंतिम और अचूक चक्रव्यूह है जिसमें बड़े से बड़ा धोखेबाज भी घुटने टेक देता है। अब जब हम झूठ पकड़ने के लगभग सारे हथियारों और चालाकियों से वाकिफ हो चुके हैं, तो 12वां चैप्टर हमें एक बहुत ही जरूरी और गंभीर चेतावनी देता है। इस चैप्टर का नाम है लेट्स बी केयरफुल आउट देयर, यानी बाहर की दुनिया में जरा संभल कर कदम रखें। लेखक बताते हैं कि जब कोई आम इंसान CIA की इन तकनीकों को सीख लेता है, तो उसके पास एक तरह की महाशक्ति या सुपर पावर आ जाती है। लेकिन इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आता है, वहमी या पैरानॉइड बन जाने का खतरा। अक्सर ऐसा होता है कि इन ट्रिक्स को सीखने के बाद लोग अपने आसपास के हर इंसान को शक की निगाह से देखने लगते हैं। वे अपने पार्टनर, अपने बच्चों, अपने दोस्तों या दफ्तर के सहयोगियों की हर छोटी बड़ी हरकत में झूठ ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेखक साफ शब्दों में आगाह करते हैं कि इस विद्या का मकसद आपको एक शक्की इंसान बनाना या किसी गलतियों की तलाश में निकलना नहीं है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपको झूठ का शिकारी नहीं बनना है, बल्कि खुद को धोखे से बचाने वाला एक समझदार इंसान बनना है। असल जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां लोग सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए या सामने वाले का दिल न दुखाने के लिए छोटे मोटे सफेद झूठ बोलते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि मैं इस कपड़े में कैसा लग रहा हूं, और आप कहें कि बहुत अच्छे लग रहे हो, भले ही वो कपड़ा उतना अच्छा ना हो। ये एक सामाजिक झूठ है जो रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बोला जाता है। अगर आप ऐसे मासूम और बेनुकसान झूठों के पीछे भी CIA का टाइमिंग और क्लस्टर फॉर्मूला लेकर पड़ जाएंगे, तो आप अपनी सामाजिक जिंदगी और अपने खूबसूरत रिश्तों को पूरी तरह तबाह कर लेंगे। आपको यह समझना होगा कि हर झूठ आपके लिए खतरा नहीं होता, इसलिए आपको केवल वही इन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हो, जैसे कोई बड़ा आर्थिक सौदा, वफादारी का मामला या कोई गंभीर पारिवारिक फैसला। इसके अलावा लेखक एक और बहुत बड़ी इंसानी भूल की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, जिसे फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। इसका मतलब है किसी बेकसूर इंसान को गलत समझकर झूठा मान लेना। याद रखिए, भले ही आपने इस किताब से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आप कोई कंप्यूटर नहीं है। आपसे भी गलती हो सकती है। कई बार कोई इंसान किसी बिल्कुल अलग वजह से तनाव में हो सकता है, जैसे उसकी तबीयत खराब हो, उसे घर की कोई चिंता सता रही हो, या वो स्वभाव से ही बहुत ज्यादा डरपोक हो। ऐसे में आपके एक सीधे सवाल से वो बुरी तरह घबरा सकता है और उसके शरीर में वही सारे लक्षण दिख सकते हैं जो एक झूठे इंसान में दिखते हैं। अगर आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उसे झूठा करार दे देंगे, तो आप एक बेकसूर इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय करेंगे, और उस रिश्ते में जो भरोसा टूटेगा उसे कभी दोबारा नहीं जोड़ा जा सकेगा। एक परिपक्व और ठंडे दिमाग का जासूस हमेशा अपने ज्ञान को छुपा कर रखता है। आपको दूसरों के सामने ये दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन चुके हैं। जब आप अपनी इस कला का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, तो लोग आपके सामने और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, और फिर उनका असली व्यवहार पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक को अपनी जेब में एक छुपे हुए औजार की तरह रखें, जिसका इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाए जब सचमुच कोई बड़ी मुसीबत हो। ये चैप्टर हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी ताकत का सम्मान करना सिखाता है। सच जानना अच्छी बात है,
लेकिन उस सच का इस्तेमाल रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए किया जाना चाहिए। एक सच्चा एक्सपर्ट वही है जो ये जानता है कि उसे कब अपनी आंखें और कान खोलने हैं और कब किसी छोटी मोटी बात को मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देना है। अब तक के सभी अध्यायों में हमने झूठ पकड़ने के जितने भी नियम, सिद्धांत, शारीरिक और मौखिक संकेत सीखे हैं, वे सब सुनने और समझने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन 13वां चैप्टर हमें थ्योरी की दुनिया से बाहर निकालकर सीधे प्रैक्टिकल की लैब में ले जाता है। इस चैप्टर का नाम है ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ डिसेप्शन, यानी धोखे का एक आदर्श उदाहरण। लेखक बताते हैं कि किसी भी कला या विज्ञान को केवल किताबों से नहीं सीखा जा सकता, जब तक कि आप उसे अपनी आंखों के सामने घटते हुए न देख लें। इसलिए इस पूरे चैप्टर में CIA के अधिकारी एक वास्तविक केस स्टडी या पूछताछ के पूरे ट्रांसक्रिप्ट, बातचीत के लिखित रिकॉर्ड को हमारे सामने रखते हैं और लाइन बाय लाइन उसका विश्लेषण करते हैं। ये चैप्टर इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब सारे नियम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े अपराधी या धोखेबाज का नकाब कैसे उतर जाता है। इस केस स्टडी में लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे एक अनुभवी जांचकर्ता और एक संदिग्ध के बीच बातचीत शुरू होती है। शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य लगती है, जैसे कि दो लोग आम चर्चा कर रहे हों। लेकिन जैसे ही जांचकर्ता अपना पहला मुख्य सवाल दागता है, जिसे हम स्टिमुलस या उत्तेजना कहते हैं, वैसे ही खेल का रुख बदल जाता है। लेखक हमें दिखाते हैं कि सवाल खत्म होने के ठीक बाद वो 4 से 5 सेकंड की डिटेक्शन विंडो कैसे खुलती है। ट्रांसक्रिप्ट के जरिए हमें साफ साफ देखने को मिलता है कि संदिग्ध उस छोटे से वक्त में कैसे छटपटाता है। वो सीधे जवाब देने के बजाय पहले सवाल को दोहराता है, फिर अपनी वफादारी की कसम खाता है और उसी पल अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करने लगता है। यहाँ पाठक के रूप में हमें पहली बार समझ आता है कि क्लस्टर्स यानी लक्षणों का गुच्छा असल जिंदगी में कैसा दिखाई और सुनाई देता है। इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें ये बारीकी सिखाता है कि कैसे कोई इंसान अपनी ही बुनी हुई कहानियों के जाल में फंसता चला जाता है। लेखक दिखाते हैं कि जब संदिग्ध झूठ बोल रहा होता है तो उसका दिमाग 90% सच और 10% झूठ का जो मिश्रण तैयार करता है, उसे जांचकर्ता कैसे अलग करता है। जैसे ही संदिग्ध कोई कन्विंसिंग स्टेटमेंट यानी खुद को सच्चा साबित करने वाली दलील देता है, जांचकर्ता उसे टोकने के बजाय मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है, जिससे संदिग्ध का हौसला बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही संदिग्ध रिलैक्स होता है, वो अनजाने में इंफॉर्मेशन लीकेज कर बैठता है, यानी कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो केवल गुनाह करने वाले को ही पता हो सकती है। ये पूरा विश्लेषण इतना सटीक है कि पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद CIA के किसी इंटेरोगेशन रूम में वन वे मिरर के पीछे खड़े होकर पूरी लाइव रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि धोखेबाज चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक इंसानी दिमाग ही है जो तनाव में गलतियां करने के लिए मजबूर है। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके मन में इस पूरी पद्धति को लेकर रहा शक भी खत्म हो जाता है। आपको समझ आ जाता है कि ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है जिसे केवल CIA के जासूस ही कर सकते हैं, बल्कि ये एक सधी हुई आदत है जिसे कोई भी इंसान लगातार अभ्यास से सीख सकता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि वास्तविक जीवन में जब हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो हमें घबराने के बजाय एक ठंडे दिमाग से पूरी बातचीत को टुकड़ों में तोड़कर देखना चाहिए। ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो हमारे कानों और आंखों को इस काबिल बनाती है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी सच और झूठ के बीच के इस बारीक खेल को आसानी से पकड़ सके। अब जब हम किताब के आखिरी और 14वें चैप्टर पर पहुंच गए हैं तो लेखक हमारे सामने एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल खड़ा करते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट? यानी ठीक है, अब आगे क्या? हमने पूरी किताब पढ़ ली, CIA की तकनीकों को समझ लिया, झूठ के शारीरिक और मौखिक संकेतों को जान लिया, लेकिन सिर्फ किताब पढ़ लेने से कोई इंसान रातों रात जासूस नहीं बन जाता। ये चैप्टर दरअसल एक विदाई संदेश और एक्शन प्लान की तरह है जो हमें सिखाता है कि इस किताबी ज्ञान को अपनी असल जिंदगी की आदत में कैसे बदलना है। लेखक एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि ये विद्या किसी नई भाषा को सीखने या मार्शल आर्ट्स सीखने जैसी है। जब आप कराटे की कोई नई तकनीक सीखते हैं तो पहले दिन ही आप किसी बड़े फाइटर से नहीं भिड़ जाते।
आप पहले बेसिक मूव्स का अभ्यास करते हैं, उन्हें बार बार दोहराते हैं जब तक कि वे आपकी मसल मेमोरी यानी आपके शरीर की स्वाभाविक आदत न बन जाए। झूठ पकड़ने की इस कला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेखक हमें सलाह देते हैं कि किताब खत्म करने के तुरंत बाद हमें सीधे किसी बड़े या नाजुक मामले में कूदने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले ही दिन अपने जीवन साथी, अपने माता पिता या अपने बॉस पर इन तकनीकों की आजमाइश करने निकलेंगे तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा कालोस्टिक्स यानी ऐसी जगहों से करनी चाहिए जहां हारने या खोने के लिए कुछ ना हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है आपका अपना टेलीविजन या इंटरनेट। लेखक कहते हैं कि आप न्यूज चैनलों पर राजनेताओं के इंटरव्यू देखना शुरू करें। जब कोई पत्रकार किसी नेता से कोई तीखा सवाल पूछता है तो आप टीवी को म्यूट कर दें या रिकॉर्डिंग को रोक कर देखें कि सवाल सुनते ही उस नेता के चेहरे, हाथों या शब्दों में क्या बदलाव आया। क्या उसने सवाल दोहराया? क्या उसने अपनी शर्ट का कॉलर ठीक किया? क्या उसने डिटेक्शन विंडोज के भीतर क्लस्टर्स दिखाए? इसी तरह आप रियलिटी टीवी शोज, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज या कोर्टरूम ड्रामा देख सकते हैं जहां लोग अक्सर अपनी कमियां छुपाने की कोशिश करते हैं। यहां आपके पास रिप्ले करने, पॉज करने और बार बार देखने की पूरी आजादी होती है, जिससे आपकी आंखें और कान इन संकेतों को पहचानने के आदी होने लगते हैं। जब आप टीवी और वीडियो के जरिए थोड़े परिपक्व हो जाएं, तब इसे अपने रोजमर्रा के साधारण संवादों में उतारें। दफ्तर में किसी सहकर्मी से चाय पीते वक्त या किसी दुकान पर सामान खरीदते वक्त बहुत ही सामान्य और सीधे सवाल पूछें और सिर्फ उनके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करें। आपको किसी का न्याय नहीं करना है, नहीं किसी को अपराधी साबित करना है। आपको बस एक न्यूट्रल गवाह की तरह देखना है कि इंसान का दिमाग तनाव में कैसे काम करता है। धीरे धीरे समय के साथ आपको इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी सीखते वक्त शुरुआत में हमें क्लच, ब्रेक और गियर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद हमारा पैर खुद ब खुद सही पेडल पर चला जाता है। ठीक वैसे ही एक वक्त ऐसा आएगा जब सामने वाले का झूठ आपके कानों में अलग से खटकने लगेगा और आप बिना सोचे ही समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। अंत में लेखक हमें इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा मकसद याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि इस कला को सीखने का अंतिम लक्ष्य दूसरों को नीचा दिखाना, उनका पर्दाफाश करना या समाज में खुद को सबसे होशियार साबित करना नहीं है। इसका असली मकसद है खुद को धोखे से बचाना, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना और अपने रिश्तों को एक सच्चे और मजबूत धरातल पर खड़ा करना। जब आप दूसरों के झूठ के पीछे छुपी उनकी असुरक्षा और घबराहट को देखना सीख जाते हैं तो आपके भीतर गुस्सा नहीं बल्कि एक तरह की करुणा और समझदारी पैदा होती है। ये किताब हमें सिर्फ एक जासूस नहीं बनाती बल्कि हमें इंसानी स्वभाव का एक गहरा पारखी बनाती है। लेखक हमें अपनी शुभकामनाएं देते हुए विदा करते हैं और कहते हैं कि धैर्य रखें, खुद को समय दें और इस कला का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर और सच से भरी जगह बनाने के लिए करें। अब ये जादुई चाबी आपके हाथ में है और इसे अपनी ताकत बनाना पूरी तरह से आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो अब इस सियाए तकनीक का अभ्यास शुरू कीजिए और खुद को धोखे से बचाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।